हेलो जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी। और हिंदी में मैंने आप लोगों के लिए भाषाएं बता दी थी। भाषाएं हमारी आज खत्म हो गई थी पिछली वीडियो के माध्यम से, और आज हम आपको कराएंगे कि हिंदी व्याकरण। तो अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप लोग देखें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे कि जब भी वीडियो डाली जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। तो आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण की। तो पहले हम बात कर लें कि भाषा को मैंने बताया था दो जगह बांटना, मतलब तीन जगह बांटा था। भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा मैंने बताई थी तीन प्रकार की होती है। एक ऐतिहासिक बताई थी, एक भौगोलिक और एक राजनैतिक। ठीक है, उसके बाद मैंने भाषा के तीन प्रकार और बताए थे। वो बताए थे मैंने मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक भाषा कौन सी होती है? जो मैं अभी बोल रहा हूं, जो बोलकर आदान प्रदान की जाए, जैसे भाषण के माध्यम से या किसी के बोलने के माध्यम से, उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है। लिखित भाषा क्या कहती है? लिखित भाषा वह भाषा होती है जिसे हम लिखकर आदान प्रदान करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। जो हम पत्र के द्वारा भेजते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है। एक होती है सांकेतिक भाषा, जिस भाषा को हम इशारों में समझाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में हम बात आती है भाषा, और भाषा को हम दो जगह बांट लेते हैं, एक जगह व्याकरण और एक जगह लिपि। ठीक है। तो लिपि हम कहते किसे हैं? किन्हीं वो लिपि हम कहते किसे? किसी भी भाषा को लिखकर प्रकट करने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है। तो इतना हुआ। तो आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण पे। ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा आज आप लोगों को हिंदी, और हिंदी में आपका है व्याकरण। क्या है? व्याकरण है। ठीक है। व्याकरण बताऊंगा व्याकरण होता क्या है। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हिंदी व्याकरण का अर्थ क्या होता है? तो यहां मैं लिख दूं कि हिंदी व्याकरण का अर्थ है। हिंदी व्याकरण का अर्थ क्या होता है? हिंदी व्याकरण का अर्थ होता है भाई भली भांति समझना। ठीक है। भली भांति समझना, भली भली भांति समझना। ठीक है। ये क्या हो गया? भली भांति समझना। व्याकरण को, अगर व्याकरण को हम तोड़ें तो किस तरीके से तोड़ते हैं? तो तोड़ते हैं हम बी धन आ धन करण। ठीक है। किससे तोड़ते हैं? बी धन आ धन करण। बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है भली। ठीक है। क्या होता है? भली। और इसका मतलब आ का मतलब होता है भांति, भली भांति। और कारण का मतलब होता है समझना। यहां तक समझ में आया? क्लियर हुआ? बताइए दोस्तों, क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है। इसके बाद में व्याकरण की परिभाषा क्या कहलाती है? ठीक है। व्याकरण की परिभाषा क्या कहलाती है? किसी भी भाषा को लिखने व बोलने के नियमों को या व्यवस्थित पद्धति को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने व बोलने, लिखने व बोलने के नियम होते हैं। ठीक है। कुछ लिखने के भी नियम होते हैं, कुछ बोलने के भी नियम होते हैं। जैसे किसी भी भाषा को लिखने व बोलने के नियमों को, व्यवस्थित पद्धति को हम क्या कहते हैं? लिखने व बोलने के नियमों, व्यवस्थित पद्धति को
व्याकरण कहते हैं। ये हुई आपकी व्याकरण की परिभाषा। ठीक है, किसी भी भाषा को लिखने व बोलने के नियमों व्यवस्थित पद्धति को व्याकरण कहते हैं। ठीक है, यह हमें शुद्ध लिखने व शुद्ध बोलने का ज्ञान प्रदान कराती है। यह हमें शुद्ध बोलने व शुद्ध लिखने का ज्ञान प्रदान कराती है। ठीक है, इसको हम तीन आधार पर, इसको हम कितने आधार पर? तीन आधार पर, तीन वर्ड पर आधारित करते हैं। तीन वर्ड कौन कौन से हैं? इसको हम क्या करते हैं भाई? तीन वर्ड पर आधारित करते हैं। ठीक है, अब तीन वर्ड होते कौन कौन से? तीन वर्ड आधारित हम करते कौन कौन से? नंबर एक आपका आ जाता है वर्ड विचार। ठीक है, दूसरा आ जाता है आपका शब्द विचार। तीसरा आपका आ जाता है वाक्य विचार। ठीक है, क्या आता है? वर्ड विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तीन प्रकार से हम आधारित करते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे वर्ड विचार की। ठीक है, शब्द विचार की आगे बात करेंगे, तो आज हम बात कर लेते हैं वर्ड विचार की। तो वर्ड विचार क्या है? वर्ड विचार की परिभाषा क्या कहलाती है? तो हम यही लिख देते हैं वर्ड विचार की परिभाषा। वर्ड विचार की परिभाषा क्या कहलाती है भाई? चलिए बताइए क्या कहलाती है? वर्ड विचार की परिभाषा कहलाती है भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। आगे हम हिंदी भाषा के वर्ड हमें किस में मिले? देवनागरी लिपि में लिखे मिलते हैं। अगला पॉइंट इसी में है, हिंदी भाषा के वर्ड हमें देवनागरी लिपि में लिखे मिलते हैं। लिखे मिलते हैं या देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद वर्ड विचार में ही आपके आ जाती है क्या? वर्णमाला। और वर्णमाला की परिभाषा क्या कह डालती है? ये तो आप लोगों को मालूम ही होगा दोस्तों, वर्णमाला। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों। बताइए चलिए, वर्णमाला की परिभाषा क्या कहलाती है? वर्णमाला की परिभाषा कहलाती है वर्णों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित पद्धति को क्या कह देते हैं हम? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में कुल अक्षर कितने होते हैं? वर्णमाला के कुल अक्षर कितने होते हैं भाई? बात यही कर लेते हैं। वर्णमाला के कुल अक्षर, तो वर्णमाला के कुल अक्षर कितने होते हैं?
ये भी पूछ लिया जाता है कि वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं। तो कुल कितने अक्षर होते हैं दोस्तों? 52 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? 52 अक्षर होते हैं। ठीक है, यहां तक हुआ क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए बताइए। चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, लिखते चलिए, साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए। चलिए हटा दें इसको। चलिए यहां तक हुआ क्लियर? हुआ क्लियर? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? 52 होते हैं। अब बात करें कि हिंदी वर्णमाला को हम दो जगह बांट लेते हैं, दो भागों में बांट लेते हैं। दो भागों में हिंदी वर्णमाला को यहां मैं लिख देता हूं वर्णमाला, और वर्णमाला को हम दो जगह बांट लेते हैं। ठीक है, दो जगह बांट लेते हैं, दो भागों में। नंबर 1 आपका आता है स्वर। क्या आता है? स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन दो भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे इन स्वर पे। ठीक है, स्वर की बात करें तो स्वर है क्या, स्वर की परिभाषा क्या कहलाती है? स्वर की परिभाषा हम बताएं। स्वर की परिभाषा, परिभाषा क्या कहलाती है? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है वो क्या कहलाते हैं? तुम्हारे स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों में या फिर वर्णों के उच्चारण में, वर्णों के उच्चारण में किसी भी वर्णों के उच्चारण में किसी भी अन्य वर्ण की, किसी भी अन्य वर्ण की, किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि स्वर को कितने भागों में बांटा जाता है। तो स्वर को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 आपका आ जाता है मूल स्वर। कौन सा आता है? मूल स्वर। और मूल स्वर को ही हम जानते हैं हास्य स्वर के नाम से, और हास्य स्वर को, इसको ही हम जानते हैं लघु स्वर के नाम से। अगर पूछ लिया जाए कि लघु स्वर की संख्या कितनी होती है, हास्य स्वर की संख्या कितनी होती है और मूल स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आपको बतानी होगी। ठीक है, 3 प्रकार मैं अभी बताता हूं, चलो आगे के लिए। मूल स्वर, हास्य स्वर या लघु स्वर। 2 नंबर आता है आपका दीर्घ स्वर। ठीक है, तीसरा आपका आता है दीर्घ स्वर के बाद आपका आता है प्लुत स्वर। क्या आता है? प्लुत स्वर। अब इनकी संख्या कितनी होती है? अगर पूछ लिया जाए मूल स्वर, हास्य स्वर, लघु स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आपकी और इसमें बता दूं कि मूल स्वर एक मात्रक होते हैं, मतलब एक मात्रा वाले होते हैं। इनमें क्या होती है? एक मात्रा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, होते कौन कौन से? इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है आपकी 4। होते कौन कौन से? आ ई उ रे से, आ ई उ और रेस, ये हुए आपके 4। इसके बाद आ जाता है दीर्घ स्वर, और दीर्घ स्वर हमेशा द्विमात्रा वाले होते हैं, मतलब कि द्विमात्रक मतलब 2 मात्रा वाले। ठीक है, अब 2 मात्रा वाले होते कौन कौन से और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 7। तो कौन कौन से होते हैं? आ ई उ ए ऐ ओ आओ। कितने हो गए? 2 4 6 और 1 7। इसकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, अब बात करें इसकी, तो ये त्रिमात्रक होते हैं, मतलब कि 3 मात्रा वाले होते हैं, और इनको बोलते समय सबसे ज्यादा समय लगता है। जैसे कि मान लो ओम, इस तरीके से लिखा जाता है ओम,
ओम को बोलते समय क्या लग रहा है, सबसे ज्यादा समय लग रहा है। अगर इसकी परिभाषा पूछ ली जाए मूल स्वर है या हास्य स्वर या लघु स्वर की, जैसे परिभाषा तो पूछी नहीं जाती है, ठीक है, यही पूछे जाते हैं भाई कितनी संख्या होती है और इसकी भी संख्या कितनी होती है, ठीक है, ये पूछ ले जाते हैं। और प्लुत स्वर होते कौन कौन से, ये पूछ ले जाते हैं। जैसे प्लुत स्वर ये है ओम, और कई सारे शब्द होते हैं, ठीक है। तो इसकी हम बात करें तो मूल स्वर हास्य स्वर की जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में बोलते समय सबसे कम समय लगता है, उसे हम मूल स्वर या हास्य स्वर या लघु स्वर कहते हैं। दूसरी बात, दीर्घ स्वर की परिभाषा पूछ लिया है तो दीर्घ स्वर को बोलते समय हास्य स्वर से ज्यादा समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर को बोलते समय हास्य स्वर दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगे, उसे हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। यहां तक हुआ क्लियर। चलिए अब बात करें हम स्वर की, तो स्वर की संख्या होती कितनी है। सबसे पहली बात, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्वर की संख्या कितनी होती है, ठीक है, क्या है, स्वर की संख्या कितनी होती है बताइए। यहां मैं लिख देता हूं, स्वर की संख्या भाई 11 होती है, ठीक है, और 2 अयोगवा होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, 2 अयोगवा होते हैं। और इसे मैं लिख दूं अगर लाइन में, तो आप देखो इस तरीके से लिखते हैं, स्वर की संख्या, स्वरों की संख्या 11 होती है एवं 2 अयोगवाह होते हैं, ठीक है। यहां तक हुआ क्लियर। कितनी संख्या होती है स्वरों की, 11 संख्या होती है एवं 2 अयोगवाह होते हैं, ठीक है। अब अयोगवाह होते कौन कौन से हैं, अगर कुछ ने पूछ लिया है कि अयोगवाह की संख्या कितनी है, तो 2 है, और हैं कौन कौन से, तो मैं अभी बताता हूं। चलिए आगे, तो चलिए यही बता देता हूं अयोगवाह होते कौन कौन से हैं। अयोगवाह होते हैं आपके अंग, हाँ, ठीक है, ये 2 अयोगवाह होते हैं। और इसको बोलते हैं हम क्या, पूरे को बोलते हैं भाई अयोगवाह, अयोगवाह, ठीक है, पूरे को बोलते हैं अयोगवाह। और इसको बोलते हैं हम अनुस्वार, और इसे बोलते हैं हम विसर्ग, ठीक है, क्योंकि अनुस्वार में ये बिंदी ऊपर है और विसर्ग ये पीछे लगे हुए हैं, इसलिए इसको अनुस्वार बोलते हैं, इसे विसर्ग बोलते हैं, ठीक है। और दोनों को क्या बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं, ठीक। ये संख्या होगी 11। अब बात कर लें स्वरों का वर्गीकरण, तो स्वरों का वर्गीकरण कैसे होता है, मैंने अभी बताया हास्य स्वर, लघु स्वर, दीर्घ स्वर, और यही आ जाता है आपका दीर्घ संधि स्वर, इसे ही कहते हैं हम सजातीय स्वर, और आ जाता है संयुक्त स्वर, इसे हम बोलते हैं विजातीय स्वर। चलिए कैसे देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण किस तरीके से होता है। तो यहां मैं लिख देता हूं मूल स्वर, एक ही नाम लिख दे रहा हूं, चलो दोनों नाम लिख देता हूं, मूल स्वर, हास्य एवं लघु स्वर, ठीक है, पहला हुआ। दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर, ठीक है। तीसरा होता है आपका जिसे हम कहते हैं दीर्घ संधि स्वर, और वो होता है सजातीय स्वर, दीर्घ संधि स्वर, इसे ही हम कहते हैं सजातीय स्वर दूसरे नाम से, ठीक है। अगला आता है संयुक्त स्वर, इसे ही हम दूसरे नाम से जानते हैं विजातीय स्वर, ठीक। दीर्घ संधि स्वर, सजातीय स्वर, संयुक्त स्वर, विजातीय स्वर, ठीक है। इसको हमें खास करके ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं। अब बात कर ली जाए कि मूल स्वर या हास्य स्वर की संख्या कितनी है, तो आपकी 4 है। कौन कौन सी है, मैंने अभी ऊपर बता दिया, ये आ, ई, उ और रिस, इसकी संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। इसकी बात करें तो इसकी संख्या होती है 7, तो आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ, इसकी संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई, ठीक है। अब दीर्घ संधि स्वर जिसे हम कहते हैं सजातीय स्वर, इसकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 3, और होती कौन कौन सी है, तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ,
आ, ई, ऊ, जिनको बोलते समय ज्यादा समय लग रहा है, ठीक है, इनकी संख्या होती है 3, उसे हम क्या कहते हैं, सजातीय स्वर कहते हैं। अब संयुक्त स्वर और विजातीय स्वर। संयुक्त स्वर का मतलब होता है मिलकर बनना, ठीक है, तो ये इनकी संख्या होती है 4, ए, आए और ओ, आओ, इसकी संख्या होती है 4। इसको कहते हैं हम विजातीय स्वर या संयुक्त स्वर, ठीक। इसके बाद यहां तक क्लियर हुआ दोस्तों, यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए ये मैं बता दूं, ए, आए, ओ, आओ। अब ये संयुक्त स्वर जो होते हैं वो होते कैसे हैं, चलिए मैं यही बता देता हूं। तो ए की बात करें तो आ प्लस क्या मिलकर बनेगा, ई मिलकर बनेगा। आ प्लस ई मिला के क्या बन जाएगी, ए हो जाएगी, ठीक है। आ प्लस ई मिला के ए हुए, एक क्लियर हुआ। दूसरे की बात करें तो दूसरा होता है आ प्लस ए, आ प्लस ए मिला के क्या बन गई, बड़ी ए बन गई, ठीक। अब इस तीसरे वाले की बात करें तो तीसरा वाला होता क्या है, इसको बोलते हैं आ प्लस ऊ से, मतलब बड़ा आ ना छोटा आ प्लस ऊ मिलके क्या बनेगा, ओ बनेगा, ठीक है। अब बात करें औ, बड़े औ की बात, तो आ प्लस छोटा ओ मिलकर बने क्या बनेगा, बड़ा ओ मिलेगा, ठीक है। इनको ही हम किस नाम से जानते हैं, संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको हम किससे नाम से जानते हैं, संयुक्त स्वर, ठीक है, संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं, ठीक। यहां तक हुआ क्लियर दोस्तों, यहां तक क्लियर है, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, हटा दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए ले लिया, ठीक है। चलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि क्रमबद्ध तरीके से हिंदी आप लोगों को मिलती रहे। मैं आप लोगों को पूरी हिंदी कराऊंगा, कहीं से भी कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है, कहीं से भी आ जाए हिंदी में आपको पूरा करना है, ठीक है। चलिए यहां तक हुआ। इसके बाद में बात कर लें आगे की, तो बात आती है स्वरों का उच्चारण स्थान। हम स्वर बोलते किस किस जगह से हैं, तो स्वरों का उच्चारण स्थान। चलिए स्वरों का उच्चारण स्थान, ठीक है। हमारी आवाज कहाँ कहाँ से निकलती है, कहाँ कहाँ से स्वर बोले जाते हैं, तो स्वरों का उच्चारण स्थान की हम बात करें तो सबसे पहले हमारी बात आती है कंठ से, और कंठ से आती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, कंठ स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंठ स्वर बोलते हैं। कंठ स्वर की संख्या भी बताऊंगा, ठीक है। कंठ के बाद आ जाता है आपका तालव्य, तालव्य स्वर, और तालव्य स्वर के बाद आ जाता है आपका ओष्ठ स्वर। क्या आता है, ओष्ठ स्वर। अगला आता है मूर्धन्य स्वर, ठीक। और कंठ, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद ओष्ठ, ओष्ठ के बाद मूर्धन्य, और मूर्धन्य के बाद आता है आपका क्या, कंठ तालव्य और कंठ ओष्ठ। कंठ तालव्य और कंठ ओष्ठ, ये हो गए कितने, 6 हो गए, ठीक है। ठीक, स्वरों का उच्चारण स्थान हमने 6 जगह बांट लिया। अब होते होते कौन कौन से भाई, तो कंठ से बोले जाता अ प्लस आ, बोलते समय आ, कंठ से आवाज आ रही है। कंठ के बाद हमारे तालु, तालु से जीभ लगेगी ई बोलते समय, ई, ठीक। ओष्ठ उ बोलते समय कैसे हो रहे हैं, गोल हो रहे हैं, उ,
उसके बाद मूर्धन्य, मूर्धन्य मतलब कि पूरे मुंह के अंदर आवाज घूमेगी, ठीक है, तो कौन सी होगी, रिस। रिस, रिस को बोलते समय क्या हो रहा है, पूरे मुंह में आवाज घूम रही है, ठीक है। अब कंठ और तालु से ए आए, ए आए, ठीक, और इसका होता है ओ आओ। ये हुआ क्लियर, यहां तक क्लियर है, ठीक। उसके बाद में बात आ जाती है यहीं कि जीवा के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान, मतलब कि जीव के आधार पर, जीव के आधार पर, जीव के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान, ठीक है। क्या होगा, जीव के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान। चलिए अब बात करें जीव के आधार पर, तो जीव के आधार पर हम 3 भागों में बांट लेते हैं। मान लीजिए आपकी इस तरीके से ये जीव है, ये मान लीजिए जीव है, ठीक है। तो ये जो अंदर गले में होती है, यहाँ तुमने कंठ सा लटका हुआ देखा होगा, घंटी सी लटकी हुई देखी होगी, ठीक है। इसको हम 3 जगह बांट लेते हैं, इस जगह इस तरीके से आगे का हिस्सा, और इस तरीके से पीछे का हिस्सा, और ये वाला हो जाता है बीच का हिस्सा। आगे वाले हिस्से को कहते हैं हम अग्रस्वर, ठीक है, और इस बीच वाले को कहते हैं मध्य, और पीछे वाले को कहते हैं पश्च, ठीक है। 3 जगह बांट लिया हमने जीव को, ठीक। तो पहला कौन सा है आपका, अग्रस्वर, ठीक। दूसरा है आपका मध्य स्वर, और तीसरा है आपका पश्च स्वर। इस तरीके से हम 3 जगह बांट लेते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र स्वर की संख्या कितनी होती है, तो अग्र स्वर की संख्या होती है 4। कौन कौन सी, ई, ए, आए, इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक। और बात आती है मध्य स्वर की, तो मध्य स्वर की संख्या होती है 1, छोटा आ, ठीक है। और बात करें पश्च स्वर की, तो पश्च स्वर की संख्या होती है 5, वैसे कहीं कहीं 6 देखने को मिलेगी, और पश्च स्वर में 6 भी मिल जाएगी, और इसकी होती है वैसे 5, आ, ओ, और क्या हो गए 3, और 2 रह गए ओ आओ। क्या रह गए, ओ आओ। इस तरीके से कितनी हो गई, 5 संख्या हो गई। कहीं कहीं 6 मिल जाएंगे, रिस मिल जाएगी, उसमें प्लस मिल जाएगी, ठीक है। रिस यहाँ मिल जाती है आपको इस वाले में, अग्र स्वर में, ठीक है। रिस बोलते समय यहाँ मिल जाती है इसमें, वैसे इतने ही होते हैं, 5 होते हैं, और ये 4 होती है, ये 1 होती है, ठीक है। अब बात आती है आगे की, तो मुख आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख आकृति के आधार पर बात करें तो सबसे पहला आता है समृद्ध। मैं यहां लिख देता हूं, ये यहां तक हो गया क्लियर। यहां से है मुख आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, तो मुख आकृति के आधार पर 4 भागों में है। 4 भाग कौन कौन से हैं, नंबर 1 समृद्ध। समृद्ध का मतलब कि सबसे कम समय, सबसे कम समय लगता है इसको बोलते समय, ठीक है। और समृद्ध के बाद आता है अर्ध समृद्ध, और अर्ध समृद्ध को बोलते समय और समृद्ध से ज्यादा समय, अर्ध समृद्ध, मतलब कि समृद्ध से ज्यादा समय लगेगा भाई बोलते समय दोस्तों। इसके बाद में तीसरा आता है अर्ध विव्रत। अर्ध विव्रत, अर्ध विव्रत को समृद्ध और अर्ध समृद्ध, मतलब कि अर्ध समृद्ध से ज्यादा समय, इससे ज्यादा समय लगेगा, अर्ध समृद्ध से ज्यादा समय, अर्ध समृद्ध से ज्यादा समय लगेगा भाई। और इसके बाद में आ जाता है विव्रत। विव्रत का मतलब होता है अर्ध समृद्ध से
ज्यादा समय, या मतलब कि सबसे ज्यादा समय, सबसे ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से 4 प्रकार से बांट लिया जाता है। अब होते कौन कौन से हैं? समृद्ध की संख्या होती है आपकी 4। कौन कौन सी 4 संख्या होती है? 4 होती है, ई, उ और उ। ठीक है, उसके बाद अर्ध समृद्ध, और अर्ध समृद्ध की संख्या होती है 2, ए, ऐ। कौन कौन सी हो गई? ए और ओ। ठीक, 2 संख्या हो गई। इसके बाद अर्ध विवृत की बात करें तो अर्ध विवृत में ज्यादा समय लगेगा, ए, ओ, आ। ठीक है, ए, बड़ी ए, बड़ा ओ, और इसमें आ जाता है भाई छोटा आ। ठीक है, और इसको बोलते समय सबसे ज्यादा समय लगेगा, आ बोलते समय, आ बोलते समय सबसे ज्यादा समय लगेगा। यहां तक हुआ क्लियर? यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करेंगे तो आज यहीं तक। अगली वीडियो के माध्यम से मैं लेके आऊंगा आप लोगों को व्यंजन, और व्यंजन पूरे के पूरे एक वीडियो में हम खत्म कराएंगे, और उसमें हम बताएंगे कि क्या क्या प्रयोग होता है और रकार प्रकार सब कुछ बताएंगे। उसमें लंबी वीडियो होगी वो थोड़ी सी, ये वीडियो इतनी ही, यहीं तक। चलिए, तो आते हैं नई वीडियो के साथ में। तो आप लोगों को दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे कि जब भी वीडियो डाली जाए ना तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। चलिए, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, यहीं तक। जय हिंद दोस्तों।